हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। उसमें हमने एनसीईआरटी एग्जामिनर की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट से जो इसमें सभी क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20, यानी आज के लेक्चर में भी हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और इनके सॉल्यूशन को देखें कि यहाँ पे किस टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना अलग बात है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद उसके आंसर को टिक करें। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। In comparison to 0.01 molarity solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 मोलरिटी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज। यानी यहाँ पे हमको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक तो दिया है आपको यहाँ पे ग्लूकोज, एक दिया है यहाँ पे आपको ग्लूकोज। सेकंड है यहाँ पे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ इंटू आई। यानी यहाँ पे के एफ तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? आई पे डिपेंड कर रही है। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा? आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पे? आई है यहाँ पे वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर यह डिसाइड करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे वन टॉप फैक्टर इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक यहाँ पे देखो मोलरिटी तो दोनों की सेम है। ये जो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ का, वो होता है हमारा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। यहाँ पे के एफ तो कांस्टेंट है और एम क्या है यहाँ पे? मोलरिटी। एम क्या है यहाँ पे? मोलरिटी। बट यहाँ पे भी मोलरिटी 0.01 है और यहाँ पे भी 0.01 है। तो आंसर इसके थ्रू तो नहीं आएगा। तो आंसर किसके थ्रू आएगा? आई के थ्रू, यानी वन टॉप फैक्टर के थ्रू आएगा। यानी जिसमें आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एम जी और डेल्टा टी एफ की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये डिसोसिएट होगा Mg2+ एंड 2Cl-, यानी 1+2। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 3। तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में आई की वैल्यू आपकी आ रही 3 और ग्लूकोज के केस में आ रही है आपकी 1। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में? 3 टाइम। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 MgCl2 सॉल्यूशन इज अबाउट 3 टाइम क्या है उसका ज़्यादा है। अबाउट 3 टाइम क्या है उसका ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन अनराइप मैंगो प्लेट इन ए कंसनट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल बिकॉज। आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक सॉल्यूशन है। इस पर आपने क्या, एक कंसनट्रेट सॉल्यूशन है, कंसनट्रेट साल्ट सॉल्यूशन। इस पर आपने क्या किया? जो मैंगो है यानी जो आम है, उसको जो अधपका आम यानी अनराइप मैंगो को आपने क्या किया? इस पर फिल कर दिया। ठीक है, तो उस पर वो श्रिवल हो जाता है, यानी वो उसको वो सिकुड़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि जो उसमें से जो उसका जो सॉल्ट के थ्रू उसमें क्या हो जाए? वाटर लॉस हो जाता है। सॉल्ट के थ्रू उसमें क्या होता है? वाटर लॉस हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। यानी जो ऑस्मेटिक प्रेशर का जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन है, किसके जो डायलूट सॉल्यूशन के कंपेरिजन में कम होता है या ज़्यादा होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT। यानी यहाँ पे देखो जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑस्मेटिक प्रेशर कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा सॉल्यूशन कंसनट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा आपकी क्या होगी? पाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। यानी जो भी सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कंसनट्रेट होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती है। और एज कंपेरिजन टू डायलूट सॉल्यूशन, तो डायलूट सॉल्यूशन का तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू
कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो इसका रीजन क्या होगा, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर कितना होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि देखो जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। और जो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसमें जो कंसंट्रेशन है उस पर हम कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं, उस पर हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं मोलरिटी। कौन सा वाला, मोलरिटी, जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पर आप कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हो, तो उस पर कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं, मोलरिटी। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपेरिजन में। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, उसमें बता रहे कि आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैव सेम मोलरिटी, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से देखिए। टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यहाँ पे सुक्रोज के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है जिनका मोलरिटी सेम है, हैव सेम मोलरिटी, सेम मोलरिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे इसको आप इसके सूरत समझ सकते हो। देखो जो डेल्टा टी एफ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। और जो यहाँ पे के एफ है किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखा सेम ड्यूरेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो के एफ किस पे डिपेंड करता है, के एफ डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। के एफ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी ये हर एक सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है, किसी 2 सॉल्यूशन के लिए सेम नहीं रहता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है तो वहाँ पे जो सुक्रोज के 2 सॉल्यूशन होंगे तो उनका मोलरिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। उनका मोलरिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। उनका मोलरिटी अगर डिफरेंट होगा तो उनका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा हमारा, गलत हो गया। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखा है द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये भी बताया मैंने, पाई इक्वल टू सी आर टी, इसके थ्रू ये दिया जाता है क्या, ऑस्मेटिक प्रेशर। उसके बाद है decreasing order of osmotic pressure for 0.01 molarity aqueous solution of beryllium chloride, potassium chloride and acetic acid and sucrose is। यहाँ पे जो osmotic pressure है किसके कंपेरिजन में दिया गया, यहाँ पे किसके थ्रू दिया गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर भी उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, बी ए प्लस सी एल टू किस में डिसोसिएट होगा, बी ए प्लस सी एल टू डिसोसिएट होगा बी ए सी एल टू प्लस 2 सी एल नेगेटिव, यानी 1 + 2 = 3। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3, और के सी एल की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2, और इसकी कितनी आ रही है, इसकी भी आ रही है आपकी 2, और इसकी कितनी आ रही है आपकी सुक्रोज की 1। बट यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये सॉल्ट है तो इसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एसिड। तो ये वाला ऑर्डर तो आपका एकदम सही है। उसके बाद है according to Raoult law the vapor pressure exerted by a volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction on the solution। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो पार्शियल जो वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसका गलत है, क्योंकि जो के एफ है किस पे डिपेंड करता है, के एफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली आर। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे KCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और पोटेशियम सल्फेट हो गया। इनका आपको बताना है यहाँ पे वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, इसके थ्रू हम आई की वैल्यू निकालते हैं। तो KCl है किस पे डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, और NaCl किस पे डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। K2SO4 किस पे डिसोसिएट हो गया, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 + 1 = 3, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो यहाँ से देखो KCl की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और NaCl की कितनी आ रही है 2, और K2SO4 की कितनी आ रही है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद फर्स्ट है यहाँ पे द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम। यहाँ पे दोनों का प्रेशर क्या होता है आपका बार, ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है। उसके बाद है इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट टू रीजन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ये वाला ऑप्शन क्या आपका गलत है, अभी इसको समझेंगे। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यानी के एफ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये भी ऑप्शन क्या आपका सही है। उसके बाद है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डायमेंशनलेस यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जिसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एक्स यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती यानी यूनिटलेस होता है, तो ये क्या हो गया यूनिटलेस हो गया, तो ये डायमेंशनल लेस हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को समझते हैं। देखो यहाँ पे है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ऑस्मोसिस। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस। सपोज यहाँ आपके पास एक कंपोनेंट है, यहाँ पे आपने बीच में लगाया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल एसपीएम क्या होता है, ये एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जहाँ से आप सेलेक्टिव पार्टिकल यहाँ से क्या होता है पास आउट होते हैं, और यहाँ से आपने इसको ओपन कर दिया, इसको आप ओपन कर लें यहाँ से, और यहाँ पे आपने प्रेशर लगाया एक्स्ट्रा प्रेशर। यहाँ पे आपके पास है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जिसका यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या है कम है यानी लो कंसनट्रेशन, और यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यहाँ पे दोनों है यानी यहाँ पे सॉल्यूशन है, और इसका कंसनट्रेशन अगर यहाँ पे दोनों है तो इसका कंसनट्रेशन क्या होगा आपका, इसका कंसनट्रेशन हाई होगा। इसका कंसनट्रेशन आपका लो है, जो सॉल्वेंट साइड है उसका कंसनट्रेशन लो है, और जो सॉल्यूशन है उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और आपको क्या करना है, इस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो एसपीएम क्या होता है ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल को ही यहाँ पे पास आउट होने देता है, यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ओनली वही एसपीएम के थ्रू पास आउट होंगे यानी उससे पास होंगे, और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो एसपीएम से पास आउट नहीं हो रहे क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है और इनका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो देखो, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। आपको क्या करना है, इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करना है, इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करना है। तो उसको स्टॉप आप कैसे करोगे, इस साइड प्रेशर लगा के ना, इस साइड प्रेशर, जब आप इस साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे, जब आप सॉल्यूशन के साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे सॉल्वेंट के प्रोसेस को, सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, उसी प्रेशर को बोलते हैं आप यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी प्रेशर को बोलते हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी द प्रेशर रिक्वायर्ड बाय द एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। यानी जो सॉल्वेंट के साइड का जो मूवमेंट हो रहा है उसको आपको क्या करना है स्टॉप करना है। उसको आप कैसे स्टॉप करोगे, जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन के साइड प्रेशर लगाओगे, तो उसी को बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। बट वहाँ पे आ रहा है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा देखो, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करते हो ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड होने लगता है, उसको बोलते हैं आप रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन सॉल्यूशन साइड टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट साइड। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पर क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पर बोल रहा है इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत होगा, अगर यहाँ पे पूछता हायर कंसनट्रेशन फ्रॉम ए सॉल्यूट टू रीजन ऑफ ए लोअर कंसनट्रेशन, तब वाला ऑप्शन आपका क्या होता है सही होता है। ठीक, तो ये देखो कॉन्सेप्ट को समझो कि वहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब आप सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाइड करते हो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड होने लगता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज आप घरों में यूज़ करते हो जिसको बोलते हैं RO। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, पहले आपको यहाँ पे हेनरी लॉ आना चाहिए। हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है KH। KH यहाँ पे एक हेनरी कांस्टेंट आता है। KH यहाँ पे क्या है,
हेनरी कांस्टेंट है। यहाँ पे पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच इंटू एच, यानी यहाँ पे अगर के एच, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। देखो अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप के एच की वैल्यू कम होगी तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यहाँ पे एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। बट यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को किसके टर्म में लेते हैं, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को किसके टर्म में लेते हैं, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को लेते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी जितना ज़्यादा के एच की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा के एच की वैल्यू होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी या एक्स, ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो जो के एच की वैल्यू अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के एच की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हो गया आपका सही, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो के एच की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सेम इसी से रिलेटेड, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज, मैंने अभी बताया जो के एच है सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितनी कम सॉल्युबिलिटी होती के एच की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो ग्रेटर फॉर ए गैसेज विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी जितनी कम, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी जितनी कम होगी के एच की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे फिर से आपको रिवर्स ऑस्मोसिस वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको पिस्टन ये है जहाँ पे फ्रेश वाटर है, यानी यहाँ पे एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ओनली। एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ओनली है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे ओनली क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ पे देखो कंसनट्रेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी यहाँ पे आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन है उस पर एक तो वाटर हो गया और सोडियम क्लोराइड वहाँ पे सॉल्यूट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे बताना है कि देखो यहाँ पे आपको पिस्टन ए है, पिस्टन बी है, पिस्टन ए है, पिस्टन बी है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ द लोअर प्रेशर, इफ ए प्रेशर लोअर देन द ऑस्मेटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवर्स ऑस्मोसिस लगाना है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए आप क्या करते हो, जब आप सॉल्यूशन के साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो एज कम्पेयर टू ऑस्मेटिक प्रेशर, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन, वाटर विल मूव फ्रॉम ए साइड टू द साइड बी टू साइड ए इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मेटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम सही हो गया। क्यों, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सॉल्वेंट है और ये बीच में क्या एस पी एम है, एस पी एम का 8 पी एम है, यहाँ पे एस पी एम है। एस पी एम का काम क्या होता है, एस पी एम का काम होता है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूल को पास आउट करना, और जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल को पास आउट नहीं करना। यानी इसमें जो एस पी एम है इसके थ्रू ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास आउट होते हैं और जो सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूल पास आउट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, आपके सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करना। उसके लिए आप क्या करोगे, ये सॉल्यूशन के साइड प्रेशर अप्लाइड करोगे। अगर सॉल्यूशन के साइड प्रेशर अप्लाइड करोगे तो इसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। अगर इस ऑस्मेटिक प्रेशर से आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दोगे, इस आप ऑस्मेटिक प्रेशर से अगर इस साइड ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दोगे तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम पिस्टन, फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अदर ऑप्शन को भी आप रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेबल्ड एज ABC। आपके पास यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है। एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, A, B एंड C। उसके बाद इनका फर्स्ट का कंसनट्रेशन, सभी सॉल्यूशन किसके हैं, NaCl के सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट का कंसनट्रेशन है 0.1, सेकंड है आपका 0.01, थर्ड का आपका 0.01 मोलरिटी रेस्पेक्टिवली। द वन टॉप फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। वन टॉप फैक्टर क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपका यहाँ पे वन टॉप फैक्टर। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन होगा तो वन टॉप फैक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसनट्रेशन के। यानी जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा वन टॉप फैक्टर की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो कंसनट्रेशन किसका सबसे ज़्यादा है, ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए, बी एंड सी। तो आप कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।